हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग 11th क्लास के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाला है और जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग यहाँ देखेंगे बारी बारी से। अभी सबसे पहले हम लोग 2019 का क्वेश्चन को देखेंगे कि 2019 में कितने सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। और अभी तो थोड़ा सा पैटर्न बदल गया है। अभी रिसेंट में जो आप लोगों को आएगा उसमें से 40 क्वेश्चन ही होगा ये, और 80 मार्क्स का होगा। और ये जो पहले का जो एग्ज़ाम है 2019 का, इसमें 100 मार्क्स पूरा पूरी था, 50 क्वेश्चंस था, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का था। लेकिन यहाँ पहले का जो था वो थोड़ा ज़्यादा था, तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे 2019 का है और ये पूरा 100 मार्क्स का था, है ना। तो इसको हम लोग बारी बारी से देखेंगे, बारी बारी से समझेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ देखिए, आपको फिर एक बार दिखा देता हूँ। प्रत्येक क्वेश्चन जो था 2 मार्क्स का था, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का था, 2-2 मार्क्स का था। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं एक एक करके प्रश्न का। ऐसे मैं इसमें टिक कर दिया हूँ, फिर भी एक्सप्लेनेशन करते ही चले जाएंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, पहला क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर कि द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इज। इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है कंट्रोल यूनिट, दूसरा है ALU, तीसरा है CPU और चौथा है ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा CPU होगा। CPU को ही कंप्यूटर का ब्रेन माना जाता है, कहा जाता है, इसलिए पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, द फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर डिलीवर्ड टू अ बिजनेस क्लाइंट इज। तो पहला कौन सा कॉमर्शियल कंप्यूटर था जिसको क्लाइंट को डिलीवर्ड किया गया था। तो इसमें से फर्स्ट जो कॉमर्शियल मशीन के रूप में हम लोग जानेंगे, तो पहला मशीन जो है इसमें यूनिवैक है। यूनिवैक जो है ये फर्स्ट कॉमर्शियल मशीन था और ये पहली बार इसको डिलीवर्ड किया गया था। मेरे ख्याल से 1951 के आसपास में इसका डिलीवर्ड हुआ था। और बाकी जो ऑप्शंस हैं वो नहीं है। जैसे एनियाक यहाँ पर है, तो एनियाक जो है ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, इसलिए करेक्ट आंसर जो होगा ये होगा आप लोग का यूनिवैक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नेटिक टेप्स, फ्लॉपी डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, फ्लश मेमोरी एंड हार्ड डिस्क आर एग्जाम्पल ऑफ। ये किसका एग्जाम्पल है। तो क्या पहला ऑप्शन है प्राइमरी मेमोरी, दूसरा है एक्सिलरी मेमोरी, तीसरा है कैच मेमोरी और चौथा है फ्लश मेमोरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा एक्सिलरी मेमोरी होगा, क्योंकि ये सपोर्टर है, सपोर्ट करता है। मैग्नेटिक टेप हो चाहे मतलब सहायक मेमोरी जिसको बोल सकते हैं, मेन मेमोरी का पार्ट ये नहीं है, सेकेंडरी मेमोरी है। जितने भी यहाँ लिखा गया है, मैग्नेटिक टेप है, फ्लॉपी डिस्क है, ऑप्टिकल डिस्क है, फ्लश मेमोरी है और हार्ड डिस्क है, ये सारे के सारे जो हैं एक्सिलरी मेमोरी का एग्जाम्पल है, प्राइमरी मेमोरी का एग्जाम्पल नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है अ कंप्यूटर लैंग्वेज इज आर।
यानी कंप्यूटर का कौन सा लैंग्वेज है यहाँ पर। पहला है मशीन लेवल लैंग्वेज, दूसरा है असेंबली लेवल लैंग्वेज, चौथा है हाई लेवल लैंग्वेज, तीसरा हाई लेवल लैंग्वेज और चौथा है ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ जितने भी लैंग्वेज हैं सभी का सभी जो है कंप्यूटर के लैंग्वेज ही हैं, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दिज। ऑल ऑफ दिज को हम लोग यहाँ टिक मारेंगे, यानी ऑल ऑफ दिज यानी सभी का सभी है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग जाते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है द सिंबल दैट इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग रेक्टेंगल इन फ्लो चार्ट इज। तो अगर आप लोग ने फ्लो चार्ट पढ़ा होगा तो उसमें देखे होंगे आप लोग कि फ्लो चार्ट में जो सिंबल जो होता है उसमें रेक्टेंगल का यूज किस लिए किया जाता है। रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल कहने का मतलब है आयत जिसको बोलते हैं। इस तरह का जो सिंबल होता है इसका किस लिए यूज होता है ना। पहला ऑप्शन है टर्मिनल के लिए, दूसरा ऑप्शन है डिसीजन के लिए, तीसरा ऑप्शन है एक्टिविटी या प्रोसेस के लिए और चौथा ऑप्शन है इनपुट आउटपुट के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा प्रोसेस बॉक्स होता है, ये प्रोसेसिंग के लिए वर्क होता है, एक्टिविटी वर्क होता है। इसमें हम लोग कोई भी प्रोसेस का काम करते हैं फ्लो चार्ट में इसका। नेक्स्ट 6th नंबर देखते हैं हम लोग। इन C++ एवरी स्टेटमेंट एंड्स विथ। C++ के प्रोग्राम जब लिखा जाता है तो प्रत्येक स्टेटमेंट के बाद कौन सा सिंबल का यूज किया जाता है। पहला ऑप्शन है कोलोन, दूसरा है कोमा, तीसरा है सेमीकोलन और चौथा है डॉट। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा सेमीकोलन होता है। जब भी हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं, कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं, जैसे मान लीजिए लिखे हम यहाँ पर int a = 10, तो लास्ट में हम लोग सेमीकोलन डालते हैं। तो इस तरह से जो भी प्रोग्राम लिखा जाता है उसके लास्ट में हम लोग सेमीकोलन डालते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ सेट ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर का सेट इसमें से कौन है। ये पहला है, दूसरा है, ये तीसरा वाला ऑप्शन है और ये चौथा वाला ऑप्शन है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा लॉजिकल ऑपरेटर के रूप में जो बोला जा रहा है, तो करेक्ट आंसर जो होगा 3rd नंबर होगा। पहला नंबर जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर बोलते हैं इसको, अर्थमेटिक ऑपरेटर। और ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर्स का एग्जांपल है। और ये जो है इसको हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर बोलते हैं। यहाँ लिख दे रहे हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाएगा। टर्सरी ऑपरेटर बोलते हैं इसको। ठीक है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन जो होगा इसका लॉजिकल के रूप में ये होगा। बाकी सब भी लिख दिए हैं ताकि कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग जवाब दे सकते हैं। नेक्स्ट, इन C++ प्रोग्रामिंग strcmp फंक्शन इज यूज्ड फॉर। यानी ये जो strcmp है इसका किस लिए यूज होता है ना। तो पहला ऑप्शन है कन्वर्टिंग स्ट्रिंग टू कैरेक्टर, कॉपी टू स्ट्रिंग्स, कंपेयरिंग टू स्ट्रिंग्स, नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर 3rd होगा, क्योंकि strcmp जो होता है यानी strcmp फंक्शन जो है इसका मतलब str का मतलब हो गया स्ट्रिंग और cm इसका मतलब हो गया कंपेयरिंग बोल सकते हैं, या हाँ कंपेयर करने की बात है तो ये कंपेयर करेगा यहाँ, इसलिए कंपेयर करने के लिए इसका यूज होता है, कंपेयरिंग के लिए।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 9 नंबर। इन C++ प्रोग्रामिंग \a इज यूज्ड फॉर, यानी हम लोग प्रोग्राम लिखते समय इसका यूज करते हैं तो कहाँ पर यूज होता है। पहला ऑप्शन है फॉर्म फीड, दूसरा है लाइन ब्रेक, तीसरा है सेलेक्ट ऑल और अलार्म। तो इसका अलार्म के लिए यूज होता है। अगर बीप का साउंड लेना है तो हम लोग \a लगाते हैं प्रोग्राम में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट जो है इसमें से क्या है। पहला ऑप्शन है वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विथ अंडरस्कोर। क्या हम लोग वेरिएबल का नाम जो है अंडरस्कोर से स्टार्ट आने शुरू करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है वेरिएबल मस्ट हैव डिजिट्स। क्या वेरिएबल का नाम अंक से शुरू होना चाहिए। वेरिएबल नेम मस्ट हैव वाइट स्पेस, यानी जब वेरिएबल हम लोग लिखना चालू करेंगे तो वाइट स्पेस का मतलब होता है ब्लैंक स्पेस हो गया, स्पेस बार, बैकस्लैश, है ना, ये सब को हम लोग वाइट स्पेस बोलते हैं। तो क्या हमको वहां से शुरू करना चाहिए। या चौथा ऑप्शन है कीवर्ड कैन नॉट बी वेरिएबल नेम, यानी कीवर्ड का जो कीवर्ड्स होता है C++ का प्रोग्राम में, तो क्या हम लोग उसको वेरिएबल के रूप में यूज नहीं कर सकते हैं या नहीं करना है, नहीं हो सकता है। तो करेक्ट आंसर यही होगा, यानी कीवर्ड्स जो होता है वो रिजर्व वर्ड होता है, इसलिए उसको हम लोग वेरिएबल के रूप में यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो आप लोग को हम डायरेक्ट जो क्वेश्चन आया हुआ है उसी क्वेश्चन से आप लोग को बता रहे हैं। अगर आप लोग चाहें तो इसका हम PDF बना के भी आप लोग को दे सकते हैं क्वेश्चन आंसर का। अगर कमेंट करेंगे तो इसका PDF भी दे सकते हैं, जैसे इस रूप में इस तरह से बना कर दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following is not the type of variable। कौन टाइप ऑफ वेरिएबल नहीं है। पहला ऑप्शन है एक्सटर्न, दूसरा है रजिस्टर, तीसरा है ग्लोबल और चौथा है नॉन ऑफ दीज। तो यहाँ नॉट द टाइप ऑफ वेरिएबल बोला गया है ना, यहाँ ध्यान देना है क्वेश्चन को। विच द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल का टाइप नहीं है। तो इसका सही आंसर जो होगा नॉन ऑफ दीज होगा। चूंकि नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। 714 इज ऑक्टल। ये जो है ऑक्टल में है और इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हालांकि इसका करेक्ट आंसर 460 होगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, चूंकि ऑलरेडी ये ऑक्टल में है, तो ऑक्टल में है इसलिए नीचे देखिए एक्सप्लेनेशन हम किए हुए हैं कि 7 जो होगा, ये जो फर्स्ट डिजिट है 7, तो 7 यहाँ फिर से मैं लिख देता हूँ 714, ये हम लोग का ऑक्टल हो गया और इसको हमको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो प्रत्येक डिजिट को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 8 से और प्लस करते हैं 8, इस तरह से लिख लेंगे 4 × 8 और सबका पावर इधर से लगाते चले जाएंगे 1 2। ठीक है, और यहाँ देखिए 7 × कितना हो जाएगा 64 हो गया यहाँ, प्लस यहाँ 8 हो जाएगा, प्लस इसका वैल्यू 1 हो गया तो यहाँ 4 हो गया और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को तो हो जाएगा 400 448 प्लस 8 प्लस 4, टोटल को ऐड करेंगे तो 460 होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 13 नंबर। तो 13 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें
1A 5E in decimal is डैश इन डेसिमल, हेक्साडेसिमल में है, उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ भी सिमिलर उसी तरह से हम लोग प्रत्येक डिजिट को मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, मल्टीप्लाई करते जाएंगे एक एक करके। ए का मतलब 10 होता है, तो यहाँ 10 करेंगे। फिर 5 है, उसको भी पावर देते जाएंगे, नहीं लिखते चल जाएंगे एक एक करके। एक सेकेंड। 3 प्लस 10 इंटू 16 का पावर हो गया 2 प्लस 5 इंटू 16 का पावर हो गया 1 प्लस 14 इंटू 16 का पावर 0। तो यहाँ पर हम लोग 16 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 4096 प्लस यहाँ 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर 16 हो गया है ना। तो 16 को मल्टीप्लाई करते तो 256 होता है, तो 256 और ये 10 से मल्टीप्लाई किया तो एक 0 आ गया, और यहाँ 5 और 16 को मल्टीप्लाई किया तो हो गया 80 और यहाँ हो जाएगा 14, और टोटल को ऐड करेंगे तो होगा 6750 आएगा, करेक्ट आंसर होगा। इसलिए ऑप्शन फर्स्ट जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, द कोड दैट इज इजियर टू यूज ऑन पंच कार्ड इज। तो यहाँ बहुत सारे कोड हैं, ये एक कोड है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन फॉर इंटरचेंज, EBC है, XS3 है, BCD है ना। एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज होता है, इसको बोलते हैं, और बाइनरी कोडेड डेसिमल होता है। तो इसमें से सबसे बेस्ट जो होता था पंच कार्ड के लिए यूज करने के लिए तो EBCDIC होता था, ये वाला ऑप्शन है ना। ये IBM के द्वारा डिजाइन किया गया था, तो सबसे सही आंसर जो है ये होगा। नेक्स्ट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन है, निबल इज ए ग्रुप ऑफ डैश बिट। क्या 2 बिट होता है, 4 बिट होता है? थोड़ा सा यहाँ ऑप्शन रॉन्ग 2 बार हो गया है रिपीट, है ना। एगो को यहाँ हम लोग कैंसिल करते हैं, 8 होता है या 16 होता है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होता है 4 होगा, है ना। 4 बिट इक्वल टू 1 निबल होता है, क्योंकि 8 बिट का 1 बाइट होता है तो उसका हाफ होता है ये, यानी हाफ अ बाइट, बाइट का आधा होता है, यानी कह सकते हैं हम लोग 2 निबल इक्वल टू 1 बाइट, है ना, क्योंकि बाइट 8 का होता है और ये 4 का होता है, तो 4 बिट होगा यहाँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, द फुल फॉर्म ऑफ USB। USB का फुल फॉर्म क्या होता है? USB काफ़ी पॉपुलर एक तरह का टर्मिनल है अटैच करने के लिए कोई भी डिवाइस को। तो इसमें पहला ऑप्शन है यूनिवर्सल साइज बस, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिक साइज बस, नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। किसी भी इंटरफेस में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, कोई भी पेरिफेरल डिवाइस को हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, इसलिए यूनिवर्सल हो गया ये। नेक्स्ट है, PCI स्टैंड्स फॉर। PCI का पूरा नाम क्या है? पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्टेड, पेरिफेरल कंप्यूटर इंटरनेट। थर्ड है प्रोसेसर कंप्यूटर इंटरकनेक्ट, और फोर्थ में है प्रोसेसर केबल इंटरकनेक्ट। तो इसका सही आंसर जो है फर्स्ट नंबर है। PCI का मतलब होता है पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, ये करेक्ट आंसर है। किसी भी डिवाइस को हम लोग अटैच कर सकते हैं, हार्डवेयर डिवाइस को, उसी को हम लोग PCI बोलते हैं। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन है, विच मेमोरी
डिवाइस इज जनरली मेड इन सेमीकंडक्टर। यहाँ जो 4 डिवाइस दिया है इसको सेमीकंडक्टर के द्वारा किसको बनाया गया है? रैम है, हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, सीडी है। तो इसमें करेक्ट आंसर जो होगा रैम होगा। रैम जो होता है सिलिकॉन से बनाया जाता है, सेमीकंडक्टर से बनाया जाता है इसको सर्किट डिजाइन करके, है ना। हार्ड डिस्क जो होता है स्टील प्लेट का होता है। फ्लॉपी डिस्क जो होता है वो प्लास्टिक का होता है। सीडी भी एक तरह का ऑप्टिकल डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है ना। फ्लॉपी डिस्क एक तरह का मैग्नेटिक यानी प्लास्टिक का ही होता है अंदर में पार्ट। ये भी प्लास्टिक है लेकिन लेयर चढ़ा हुआ रहता है और ऑप्टिकल डिस्क होता है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ ए कंप्यूटर। यानी 19 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ सॉफ्टवेयर जो है यानी कौन सा यहाँ जो टर्म है वो कंप्यूटर का ऑपरेशन को कंट्रोल करता है। कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ ए कंप्यूटर यानी नियंत्रित करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर चाहे एप्लीकेशन का यूज किया जाता है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो नहीं होता है, यूटिलिटी भी नहीं होता है, यूजर भी नहीं कर सकता है, इसलिए करेक्ट आंसर जो है इसका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर है इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, इन C++ मेंबर्स ऑफ ए क्लास आर डैश बाय डिफॉल्ट। तो इसमें मेंबर बाय डिफॉल्ट कौन होता है? तो क्या पब्लिक होता है, प्राइवेट होता है, प्रोटेक्टेड होता है, स्टैटिक होता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा प्राइवेट होगा। क्यों होगा? तो उसके पीछे रीजन है, इफ नो एक्सेस स्पेसिफायर इन मेंशन्ड क्लास मेंबर आर प्राइवेट टू इंश्योर डेटा इनकैप्सुलेशन। ठीक है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो हुआ प्राइवेट हुआ। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज फॉलोइंग। ये जो डिजाइन बनाया गया है ये कहाँ पर यूज होता है? सीक्वेंस के लिए होता है, केस के लिए होता है, रिपीटेशन के लिए होता है, प्रोसेस के लिए होता है। तो जब हम लोग फ्लो चार्ट बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं, जब हमको लूप बनाना होता है तब हम लोग इस सिंबल का यूज करते हैं, इसलिए रिपीटेशन होगा ये करेक्ट आंसर थर्ड। 626 नंबर है, द बाइनरी सिस्टम यूजेज पावर ऑफ। बाइनरी सिस्टम में पावर यानी बेस कितना यूज किया जाता है? तो 2 होता है। बाई मतलब ही 2 होता है, नरी मतलब नंबर यानी 2 नंबर का ही इसका 2 नंबर होता है, इसलिए इसका बेस जो होगा 2 होगा और उसी को पावर में लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट इंटरप्रेट्स प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस एंड इनिशिएट कंट्रोल ऑपरेशंस। है ना, यहाँ कौन सा ऐसा भाग है जिसमें हम लोग जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको नियंत्रण करने का काम करता है? क्या इनपुट डिवाइस होता है, स्टोरेज यूनिट होता है, लॉजिक यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट होता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होता है कंट्रोल यूनिट होता है। कंट्रोल यूनिट ही पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने का, नियंत्रण करने का काम करता है कि कौन सा डाटा कहाँ जाना है, कैसे भेजना है, तो वो सारा वर्क करता है। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट द फ्लो ऑफ डेटा या कंट्रोल द फ्लो ऑफ डेटा को हम लोग CU यानी कंट्रोल यूनिट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स असेंबली लेवल लैंग्वेज टू मशीन लेवल लैंग्वेज। कौन सा इसमें डिवाइस है जो असेंबली लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है कंपाइलर, दूसरा है असेंबलर, तीसरा है इंटरप्रेटर और कंपरेटर। तो इसमें सही आंसर जो होगा असेंबलर होगा, क्योंकि असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट चाहे कंपाइल करने का जो काम करता है वो असेंबलर ही करता है ना। स्पेशली असेंबलर बनाया गया है उसको ट्रांसलेट करने के लिए। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, एग्जाम्पल ऑफ ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन है?
क्या यूनिक्स है, लाइनक्स है, विंडोज है, या फर्स्ट बोथ 1 और 2 है? इसका करेक्ट आंसर जो होगा लाइनक्स होगा। लाइनक्स को हम लोग ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हम लोग का लाइनक्स होता है। फ्री फेमस फ्री एंड ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन है, मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज नोन एज। कंप्यूटर का मेन मेमोरी जो होता है उसको किस रूप में हम लोग जानते हैं? नॉन वोलाटाइल बोलते हैं, वोलाटाइल बोलते हैं, रिजर्व बोलते हैं, रिस्ट्रिक्टेड बोलते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो गया वोलाटाइल, क्योंकि वोलाटाइल जो होता है रैम होता है, और रैम जो होता है टेम्पररी मेमोरी होता है, वो प्राइमरी मेमोरी होता है ना, मेन मेमोरी। जैसे ही पावर ऑफ करते हैं पूरा खत्म हो जाएगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो गया वोलाटाइल। 32 नंबर है, कंट्रोल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम ट्रांसफर डेटा फ्रॉम डिवाइस टू, है ना। तो कौन सा यहाँ पर जो डिवाइस दिया हुआ है इसमें से कंट्रोल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, यानी जब कोई भी डेटा को हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं एक जगह से दूसरा डिवाइस में, डेटा को ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं, तो क्या कंट्रोल करता है? तो पहला ऑप्शन है बफर, दूसरा है कैच, तीसरा है रजिस्टर, चौथा है इंडेक्स। तो करेक्ट आंसर जो होता है बफर होगा। जैसे भी हम लोग देखे होंगे मोबाइल में, आप वीडियो डाउनलोड कीजिए, यदि इंटरनेट स्लो है तो वहाँ बफरिंग लिखता है, यानी उसको ट्रांसफ़र करने में उसको टाइम लग रहा है। अगर स्पीड रहेगा तो तुरंत हो जाएगा, लिखेगा भी नहीं। तो जनरली डेटा को हम लोग, डेटा जब ट्रांसफ़र होता है तो डिवाइस में टेम्पररी एक लोकल स्टोरेज एरिया आ जाता है, जिसको हम लोग बफर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू स्टार्ट एन इनपुट आउटपुट, I/O का मतलब हो गया इनपुट आउटपुट ऑपरेशन डिवाइस ड्राइवर लोड अप्रोप्रिएट रजिस्टर इनटू। तो इनपुट आउट ऑपरेशन जो है कौन सा ड्राइवर में रजिस्टर रहता है? पहला हो गया मेमोरी, दूसरा हो गया स्टोरेज डिवाइस, तीसरा हो गया डिवाइस कंट्रोलर, और चौथा हो गया एरेज। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा डिवाइस कंट्रोलर होगा। क्यों होगा? तो सीपीयू का जो द सीपीयू कम्युनिकेट्स विथ इनपुट आउटपुट डिवाइस बाय राइटिंग कमांड्स टू रजिस्टर विद इन द डिवाइस कंट्रोलर, है ना। जब इनपुट आउटपुट डिवाइस लिखने के लिए हम लोग कमांड देते हैं तो वो कंट्रोलर डिवाइस, कंट्रोलर जो होता है डिवाइस का कंट्रोलर वहाँ रजिस्टर्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इफ कंप्यूटर्स सब्ट्रैक्शन इज जनरली कैरिड आउट बाय, है ना। कंप्यूटर जो होता है सब्ट्रैक्शन में जनरली कौन सा कैरिड आउट होता है? क्या 9s कम्प्लीमेंट होता है, 10s कम्प्लीमेंट होता है, 1s कम्प्लीमेंट होता है, या 2s कम्प्लीमेंट्स होता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा 2 होगा। यही सब्ट्रैक्शन होता है एडिशन के समय में, सर्किट डिजाइन जो किया जाता है उसमें, इसलिए करेक्ट आंसर जो होगा 2 कम्प्लीमेंट होगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, फ्लोटिंग पॉइंट, फ्लोट जिसको बोलते हैं, रिप्रेजेंटेशन इज यूज टू स्टोर। क्या स्टोर करता है ये? बुलियन वैल्यूज, होल नंबर्स, रियल इंटीजर्स, या इंटीजर्स, है ना। तो रियल इंटीजर्स कहने का मतलब हो गया है यहाँ पर डेसिमल नंबर स्टोर होता है। फ्लोट में, फ्लोट जो होता है वो डेसिमल नंबर को स्टोर करता है, डेसिमल को, डेसिमल नंबर, तो उसको हम लोग रियल इंटीजर बोलते हैं। जैसे मान लिया जाए 5.23, 4.25, तो इस तरह का जो डेसिमल नंबर होता है वो स्टोर करता है फ्लोटिंग पॉइंट में, तो उसको हम लोग रियल इंटीजर बोलते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट रहता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेक्नोलॉजी यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर इज, कौन सा टेक्नोलॉजी यूज किया गया था सेकेंड जनरेशन में? क्या वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ था, ट्रांजिस्टर यूज हुआ था, आईसी या नन ऑफ दीज? इसका करेक्ट आंसर जो होगा ट्रांजिस्टर होगा। ट्रांजिस्टर को सेकेंड जनरेशन में यूज किया गया था। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब हुआ था, फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड में ट्रांजिस्टर हो गया और थर्ड में आईसी का हुआ था यूज, है ना। 50 से 60 के दशक में यूज हुआ था, इसलिए करेक्ट आंसर जो होगा ट्रांजिस्टर होगा। क्वेश्चन है, द पॉइंटिंग डिवाइस अमंग द फॉलोइंग इज, कीबोर्ड, बारकोड रीडर, जॉयस्टिक और टच स्क्रीन। तो हालांकि यहाँ करेक्ट आंसर हम लोग जॉयस्टिक को मान रहे हैं, लेकिन थोड़ा आप लोग को नॉलेज के लिए बता देते हैं कि टच स्क्रीन भी है, टच स्क्रीन ये भी है, पॉइंटिंग डिवाइस ही है, लेकिन ये डायरेक्ट हम लोग इसमें पॉइंट करते हैं टच स्क्रीन से। जैसे मोबाइल का स्क्रीन है तो इसमें हम लोग डायरेक्ट इनपुट कर देते हैं टच करके, तो इसको भी हम लोग पॉइंटिंग डिवाइस मान सकते हैं। लेकिन जॉयस्टिक जो है, जॉयस्टिक से हम लोग कर्सर को मूव कर सकते हैं स्क्रीन का किसी भी कॉर्नर पर। इसमें टच स्क्रीन में क्या होता है कि हम लोग टच किया ना, वहीं से डायरेक्ट इनपुट कर दिए, है ना। तो अगर टेक्निकली देखा जाए तो पॉइंटिंग डिवाइस जो है जॉयस्टिक होगा। यहाँ हम लोग और एक दो डिवाइस का चर्चा कर सकते हैं कि माउस जो होता है वो पॉइंटिंग डिवाइस है, यहाँ माउस नहीं है, लेकिन माउस है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है। ट्रैक बॉल बोल सकते हैं, अगर नाम सुने होंगे आप लोग तो, ट्रैक बॉल, ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है ना। डिजिटल पेन बोल सकते हैं या लाइट पेन बोल सकते हैं, है ना। ये सब सभी पॉइंटिंग डिवाइस है। तो अगर यहाँ दो ऑप्शन लगभग सही लग रहा है, लेकिन टच स्क्रीन जो होता है, जैसे हम लोग कंप्यूटर में या लैपटॉप में डायरेक्टली हम लोग इसका यूज नहीं करते हैं, जनरली मोबाइल वगैरह में करते हैं। टच स्क्रीन वाला लैपटॉप वगैरह भी आता है, लेकिन हम लोग वहाँ टच करके हम लोग डायरेक्ट इसमें इनपुट करने का काम करते हैं। लेकिन पॉइंटिंग कहने का मतलब जॉयस्टिक जो होता है, जॉयस्टिक से हम लोग कर्सर का मूवमेंट को दाएं बाएं टॉप बॉटम कर सकते हैं, इसलिए इसको माना गया जॉयस्टिक को पॉइंटिंग डिवाइस। अगर यदि एग्जाम में जॉयस्टिक के जगह माउस आता है तो माउस को आप लोग टिक कीजिएगा, और ये दोनों में से आएगा तब आप लोग जॉयस्टिक को यूज कीजिएगा। और अगर यदि जॉयस्टिक नहीं है, दूसरा कोई ऑप्शन है, तब टच स्क्रीन को लेना है, तो ख्याल रखेंगे इस बात को। नेक्स्ट, द टाइम टेकन टू इनिशिएट और ट्रांसफर इज कॉल्ड, जब भी कोई भी चीज़ ट्रांसफ़र होता है तो उसको हम लोग, अगर कोई टाइम लगता है तो उसको क्या बोलते हैं? सीक टाइम, रेशनल टाइम, डेटा ट्रांसफ़र रेट, डिस्क लेटेंसी। तो इसका सही आंसर जो होगा सीक टाइम। सीक टाइम इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द डिस्क आर्म टू मूव द हेड टू द रिक्वायर्ड ट्रैक सिलेंडर। यानी सीक टाइम जो होता है, जो भी डिस्क होता है उसमें मूव करने के लिए जो भी सिलेंडर या ट्रैक होता है, जैसे सीडी देखे होंगे तो इसमें रिंग इस तरह से रहता है बना हुआ, उसको ट्रैक बोलते हैं। और इसको जब डिवाइड करते हैं तो सेक्टर हो जाता है, तो वहाँ मूव करने में जो भी हेड को टाइम लगता है वो सीक टाइम होता है। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन स्टेटमेंट, यानी इसका आउटपुट क्या होगा? ए इज ग्रेटर देन a equal to 10 greater than 10, क्वेश्चन मार्क है, 100 रेशियो 200। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आउटपुट क्या आएगा?
तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा 200 होगा, है ना। 200 करेक्ट होगा। कैसे होगा, तो ये जो कंडीशन है ये रॉन्ग है। रॉन्ग कैसे है, तो 10 इज ग्रेटर देन 10, तो ये तो फॉल्स हो गया, कंडीशन ही फॉलो हो गया। और चूंकि यहाँ टर्नरी ऑपरेटर का यूज किया गया है, इसको टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं, तो इसलिए इसका रिटर्न जो होगा, जो आफ्टर सेकंड, जो आफ्टर कॉलन के बाद का जो वैल्यू होता है वो करेक्ट होता है, इसलिए 200 इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फुल फॉर्म ऑफ यूपीएस। पहला ऑप्शन है अनइंटरप्ट पावर सप्लाई, सेकेंड है यूनिफॉर्म पावर सप्लाई, अनइंटरप्ट पावर स्टेप, यूनिफॉर्म पावर स्टेप। तो इसका करेक्ट आंसर जो होता है अनइंटरप्ट पावर सप्लाई, यानी पावर कट जाने के बाद भी ये कंटिन्यू सप्लाई देते रहता है करंट, इसलिए इसको अनइंटरप्ट पावर सप्लाई, बिना रुकावट का सप्लाई देता है। नेक्स्ट, विच एमंग द फॉलोइंग इज वोलाटाइल। यहाँ वोलाटाइल कौन है, थोड़ी देर पहले हम लोग चर्चा किए थे इसी क्वेश्चन में, तो इसका करेक्ट आंसर होगा रैम। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होता है वोलाटाइल मेमोरी होता है, मेन मेमोरी होता है। और नॉन वोलाटाइल जो होता है रैम होता है, प्रोम, ये सब तो खैर टाइप है रोम का, तो बाकी सब नॉन वोलाटाइल हो गया, तो रैम हो गया वोलाटाइल। 42 क्वेश्चन है, द 8-bit encoding format used to store data in a computer is। 8-bit का स्टोर इनकोडिंग फॉर्मेट में कौन आता है, तो एस्की कोड तो नहीं आता है, ये कोड आता है EBCDIC, NC भी नहीं आता है, ये भी नहीं आता है, इसलिए करेक्ट आंसर यही हो गया एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, ये 8-bit का होता है, इसलिए करेक्ट आंसर हो गया ये। 43 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिक्लेयर्स एन एरे। इसमें सही रूप से एरे को कौन डिक्लेयर किया है, तो पहला ऑप्शन है INT एरे 10, तो करेक्ट तो खैर यही है। अगर यहाँ देखें तो एरे एरे 2 बार आ गया है, क्योंकि इसका सिंटेक्स होता है सबसे पहले हम लोग डेटा टाइप लिखते हैं, फिर एरे नेम, फिर साइज, तो यहाँ डेटा टाइप एरे दे दिया है, नेम भी एरे दे दिया है, दोनों एक बार यूज नहीं होता है। यहाँ डेटा टाइप नहीं मेंशन है, यहाँ है तो यहाँ साइज नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर जो होगा 1 होगा। क्योंकि सिंटेक्स जो होता है इसमें पहले डेटा टाइप होता है, फिर एरे नेम, फिर साइज। जैसे मान लीजिए यहाँ INT लिख दिए, एरे का नाम A ले लिए और साइज ले लिए हम 10, तो इस तरह से लिखने का इसका तो सही तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, विच डेटा टाइप इज यूज टू रिप्रेजेंट द एब्सेंट ऑफ पैरामीटर्स। कौन डेटा टाइप एब्सेंस करता है पैरामीटर को, तो INT तो नहीं होता है, शॉर्ट भी नहीं होता है, वॉइड होता है, और फ्लोट भी नहीं होता है। द कीवर्ड वॉइड इंडिकेट्स दैट अ फंक्शन टेक्स नो पैरामीटर नो रिटर्न वैल्यू, इसमें कोई रिटर्न वैल्यू नहीं आता है, इसलिए हम लोग इसका करेक्ट आंसर जो होगा वॉइड मानेंगे। बाकी सब में वैल्यू हम लोग स्टोर कर सकते हैं, रिटर्न वैल्यू आ सकता है। नेक्स्ट, वेयर डज द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम स्टार्ट, यानी यहाँ जो ऑप्शन दिया है उसमें से कहाँ से प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना चालू करता है, यूजर डिफाइंड फंक्शन से, मेन फंक्शन से, वॉइड फंक्शन से, नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर जो होता है मेन फंक्शन होता है। यहाँ इस तरह से जहाँ हम लोग लिखते हैं वहीं से मेन फंक्शन जब स्टार्ट होगा तो वहीं से प्रोग्राम स्टार्ट होता है। थोड़ा सा यहाँ बगल में मैं लिखता हूँ, जैसे देख लीजिए, हैश लिखते हैं हम लोग, इंक्लूड IOStream.h, थोड़ा माउस ठीक से नहीं चल रहा है। उसके ठीक नीचे हम लोग लिखते हैं मेन, फिर ब्रैकेट लगाते हैं और कोई भी स्टेटमेंट हम लोग यहाँ लिखते हैं, बाद में ब्रैकेट बंद करते हैं।
तो इसलिए यहीं से मैन हैव एग्जीक्यूशन करना चालू करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज मोर इफेक्टिव व्हाइल कॉलिंग द फंक्शंस। यहाँ कॉल बाय वैल्यू है, कॉल बाय रेफरेंस है, कॉल बाय पॉइंटर है, नन ऑफ दीज है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय रेफरेंस अवॉइड मेकिंग अ कॉपी ऑफ ए वेरिएबल, सेविंग मेमोरी एंड टाइम फॉर लार्ज डेटा स्ट्रक्चर, है ना। तो कॉल बाय रेफरेंस जो ही ज़्यादा इफेक्टिव है फंक्शन। इसका करेक्ट आंसर जो होगा कॉल बाय रेफरेंस होगा। नेक्स्ट है, व्हाट विल हैपन व्हेन वी यूज void इन आर्गुमेंट पासिंग। पहला ऑप्शन है, इट विल नॉट रिटर्न वैल्यू टू इट्स कॉलर। ये तो हम लोग जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़े थे, हालांकि करेक्ट आंसर यही होगा। दूसरा ऑप्शन है, इट विल रिटर्न वैल्यू टू इट्स कॉलर। करेक्ट नहीं है। मे और नॉट ये थोड़ा असमंजस में, इसलिए भी सही नहीं है, और ये तो नहीं होगा, इसलिए करेक्ट आंसर फर्स्ट होगा। देखिए ऊपर चर्चा किए थे, फिर क्वेश्चन आ गया 48 में, अ बाइट इज ए ग्रुप ऑफ बिट्स। तो 8 बिट होगा, कुछ देर पहले चर्चा किए थे। नेक्स्ट लेते हैं, व्हाट इज द रेंज ऑफ द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का जो रेंज होता है ये होता है, हालांकि आजकल इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता है, पहले का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि -3.48 प्लस 38 टू प्लस में, यहाँ माइनस में हो गया यहाँ से यहाँ, फिर प्लस में वही सेम वैल्यू होगा 3.4 प्लस 38। तो ये इसका सही रेंज है ना। ये 32 बिट का फ्लोट डाटा टाइप होता है। एंड लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोसेस स्टेट। यहाँ कौन प्रोसेस स्टेट में नहीं है। तो टर्मिनेट मतलब समाप्त हो जाना होता है, रनिंग मतलब अभी चल रहा है, मतलब प्रोसेसिंग हो रहा है, ब्लॉक्ड किसी चीज को ब्लॉक कर रहे हैं तो वहां भी प्रोसेसिंग होता है, एग्जीक्यूशन ये भी एक तरह का प्रोसेसिंग है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा टर्मिनेटेड होगा। ठीक है, तो ये 2019 का जितने भी क्वेश्चन जेक बोर्ड में पूछा हुआ था उसका सारा सॉल्यूशन मैंने बता दिया है। अगर ये जो मैंने स्लाइड बनाया है ये अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखेंगे तो मैं आप लोग को टैग कर दूंगा, दे दूंगा, और बाकी आप लोग क्वेश्चन से भी देख सकते हैं। तो आप लोग का जो एग्ज़ाम होने वाला है इस मंथ के लास्ट में, तो ये काफ़ी आप लोगों के लिए कारगर होगा। तो इस वीडियो को बार बार देखें, कंटिन्यू देखें, है ना, ताकि आप लोगों को याद रहेगा, और लाइक और सब्सक्राइब भी करें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।